हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 सेट कंप्लीट कर दिए हैं, ये आज का 5th सेट है। जिस भी साथी ने अभी तक वो 4 सेट नहीं देखे हैं वो अवश्य ही उन 4 सेट के क्वेश्चंस को या उन क्लासेस को अवश्य देख लें, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपको पता लगेगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे या पूछे गए थे। ठीक है, स्टार्ट करें आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के 2/5 के बराबर थी। रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसमें आप सबसे पहले ये पढ़िए कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इसको दिया हुआ है 3:4। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x अनुपात 4x। ठीक है, क्या बोल रहा है पहली लाइन में कि 12 वर्ष पहले, यानी कि 3x - 12 बराबर है 4x - 12 के 2/5 के। ये दिया हुआ है आपको कि 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष तो दोनों की एक बराबर होगी, तो 12 वर्ष पहले दोनों की जाएगी। बहन की आयु के 2/5, बहन की आयु ये है, इसका 2/5, ये 5 इधर चला गया, तो 15x - 12 बराबर 4 दूनी 8x - 24, 12 क्या सॉरी 60। ठीक है, ये 60 होगा क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने। ठीक है, 8x इधर गया तो इधर से इधर आया तो 7x बराबर 60, इधर से इधर गया तो 36, 7x बराबर 36। आपसे क्या पूछा हुआ है? उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? वर्तमान आयु क्या है? 3x और 4x है, तो ये भी कितनी है? 7x है। 7x बराबर किसके हो गया? 36 के हो गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, इसका आंसर तो ये हो ही गया, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे जल्दीबाजी में कोई भी नहीं करना है, क्योंकि 3x और 4x यानी कि 7x हो गया। हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में ऑप्शन देखते हैं कि 7x से 7 से कटने वाला नंबर कौन सा है, तो फटाफट 42 टिक करके आ जाते हैं, लेकिन ये गलत रहेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन को एक बार अच्छे से सॉल्व करना है और उसको देखना है कि भाई उसमें क्या ऑप्शन है जो सेट हो रहा है। ठीक है, जल्दीबाजी में कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन एग्जाम पेपर में हम बहुत जल्दी से करते हैं और बाहर आके पता लगता है कि हम क्वेश्चन को गलत कराए और सिलेक्शन से दूर हो गए। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ के और बेसिक से करने की कोशिश करिए। जैसे भी शॉर्ट ट्रिक है, बेसिक है, जिससे आप करते हैं उससे करने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 12, 24 और 45 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? चतुर्थ अनुपात के लिए क्या होता है? 12:24 समानुपात 45:x। एक्स पूछा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो 24 गुणा 45/12, 12 से कितनी बार? 2 बार, कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, ये 12x था ना, समझ में आ गई? क्योंकि 12 गुणा x ये करके 12 इधर आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 90। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 3/5 के बराबर है। वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? मूलधन अगर माना कि हमने मूलधन को 5x मान लिया, तो ब्याज क्या हो जाएगा? 3/5 यानी कि 3x। अब मैंने 5x क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे मूलधन का दे रखा है, तो मूलधन 5 दे रखा है पहले से ही यार, इसलिए मैंने 5x माना, 3x हो गया। अब दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दर निकालने का होता है ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। देखिए, अब तो ब्याज कितना दे रखा है? 3x गुणा 100/5x गुणा 12। x से x कट गया, 3 से ये 4 बार, 5 से ये 20 बार, 20 से ये 4 से ये 20, 5 बार। ठीक है, तो कितनी प्रतिशत की हो गई दर? दर आपकी हो गई 5% की।
समझ में आ गया? 5% आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 4 5 6 5 7 8 4 5 5 3 2 8 संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक क्या होती है? जब आपको इस टाइप की संख्याएं दे दी जाती है तो बहुलक होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन हो रही है, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आ रहा है वो आपका बहुलक हो जाएगा। तो देखिए भाई, 4 कितनी बार आ रहा है? 1 2 बार आ रहा है, ठीक है छोड़ो। 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार तो 5 ही आ गया, इसके अलावा और कोई संख्या आ रही है क्या? 8 आ रहा है, 2 बार आ रहा है लेकिन नहीं होगा, तो इसका 5 बहुलक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ये बहुलक वाले क्वेश्चन मैंने कल एक आपको बोला था कि एक फॉर्मूला है जो आपने याद कर लिया होगा, उस टाइप के क्वेश्चन अपन लाएंगे तब वो फॉर्मूले को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणा 7, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है कि जो भी नंबर सबसे अधिक बार या सबसे बड़ा जो नंबर आएगा वो ही आपका एलसीएम होगा। देखिए इसमें 2 की पावर देखते हैं सबसे पहले। 2 की पावर यहाँ पे 3 है, 2 की पावर 2 है, इसमें है ही नहीं, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा एक गुणा 3 की पावर 2 है, इसमें है नहीं, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 बड़े वाले को ले लिया। यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 की पावर 2 है तो 7 की पावर 2 हो गया। तो ये है जो आपका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक होगा। अब ये देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है। 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, 7 की पावर 2, पहला ही ऑप्शन में आपके आंसर सेट हो गया। ठीक है, इसमें क्या है? 7 की पावर 2 3 है, गलत है। ये 7 की पावर 1 है, गलत है। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो ये आंसर आपका हो गया। समझ में आ गया ना कि जिस भी नंबर की अधिकतम पावर होती है वो नंबर आपके लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम के अंदर आ जाता है। अगर यहाँ से एचसीएफ का बोल देते तो एचसीएफ का भी निकालने का, इसमें जो कॉमन नंबर होते हैं उनको ले लेते हैं हम। ठीक, समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की। यदि a अपॉन बी बराबर 4/3 है और 3a प्लस 2b बराबर 24 है तो a की वैल्यू क्या होगी? अब ये कोई जल्दी से ये मत कर देना कि इस 4 और 3 को यहाँ रख दिया और a की वैल्यू आपकी सीधे 4 दे रखी, आपने 4 टिक कर दी। ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़िएगा। क्या बोल रहा है? a अपॉन बी बराबर 4/3, क्योंकि हम जल्दीबाजी में यही करते आते हैं। 4a/3 बी दे रखा है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, फटाफट 4 टिक करते और बढ़ो आगे। ऐसा नहीं है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3a माइनस बराबर 4b, 3a माइनस 4b दे रखा है एक तो इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दे रखी है 3a प्लस 2b बराबर 24, 2b बराबर 24। यहाँ क्या है? 0 है, इसके आगे कुछ नहीं, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक, क्या पूछ रहा है? a की वैल्यू पूछ रहा है, तो b को कट कर देते हैं। तो b को कट करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे करो, a की वैल्यू ही निकाल लो, a की वैल्यू कट कर देते हैं सीधा सीधा। ये लो, a की वैल्यू कट करी तो ये कट गया, ये -6b बन गया, ये माइनस का यहाँ 24 बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, b की वैल्यू आ गई आपके 4। अब इस b की वैल्यू को आप यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, कहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। b की वैल्यू आपने यहाँ रख दो फर्स्ट इक्वेशन में। 3a माइनस 4 चौक 16 बराबर 0, तो 3a बराबर 16, a बराबर 16/3, और यही आपका आंसर है। 16/3 आपका आंसर रहेगा। समझ में आ गई ना? तो इसको क्या जल्दीबाजी में आपको ऐसे नहीं करना है, आपको देखना है कि भाई क्वेश्चन में क्या हिसाब से पूछा है, क्योंकि आगे भी आपको एक इक्वेशन दे रखी है। भाई मैथ में आपको कुछ भी चीज़ दी हुई है वो फालतू नहीं दी होती है। मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे उनमें कभी भी कोई भी चीज़ फालतू नहीं दी होगी। क्वेश्चन कोई भी हो, रीजनिंग का होगा तो भी कोई नंबर दिया हुआ है तो फालतू नहीं दिया हुआ है, कहीं ना कहीं उसका यूज जरूर है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? 16/3 इसका आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है समीकरण
5x² माइनस 11x प्लस 16 प्लस 6 का मूलों का योग क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में आया है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो मैं इसको क्या डेली बार बार इसको लेके आ रहा हूँ। एक आध 2 शिफ्ट में और करेंगे, इसके बाद में फिर अपन इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं करेंगे, कुछ और क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे समीकरण वाले जो और शिफ्ट में आए होंगे। ठीक है, देखिए मूलों का योग अब तो पता चली गया होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा बीटा यानी कि गुणा पूछ ले तो सी अपॉन ए होता है। माइनस बी क्या है, माइनस बी माइनस 11 है, तो माइनस 11 अपॉन ए कितना है 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 11/5 आपका आंसर हो गया। अगर आपसे मूलों का गुणा पूछ लेता तो 6/5 आपका आंसर हो जाता। ठीक है, इसका हो गया 11/5। ये हर शिफ्ट में आया है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको बार बार लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए एक और क्वेश्चन बहुत बढ़िया आया हुआ है कि यदि 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3 एक द्विघात समीकरण के मूल है, मूल यानी कि अल्फा 1 प्लस रूट 3 दे रखा है आपको और बीटा आपको 1 माइनस रूट 3 दे रखा है। तो द्विघात समीकरण को अब इसमें समीकरण बनवा लिया। देखिए भाई, अभी तक हमको क्या करता था, मूलों का योग या मूलों का गुणनफल पूछा था, इस बार आपसे ये समीकरण ही बनवा लिया। अब देखिए समीकरण कैसे बनाते हैं। देखिए समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, फिक्स है कि ax² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस इधर नीचे लिख देता हूँ मूलों का गुणा, बस ये रहता है। समीकरण क्या था, ax² मूलों माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणा। यहाँ क्या दे रखा है, a तो कुछ दे ही नहीं रखा। ठीक है, छोड़े, फिर देखिए x² हो गया, मूलों का योग करो भाई। मूलों का योग क्या होगा, अगले पेज पे कर देता हूँ। 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया तो मूलों का योग तो क्या बच गया, 2 बच गया, तो माइनस का 2x। ठीक है, अब बोल रहा है प्लस मूलों का गुणा। अब देखिए 1 प्लस रूट 3 गुणा 1 माइनस रूट 3, ये क्या होता है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। a कितना है, 1 है, b कितना है, रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो क्या बन गया, -2 बन गया, प्लस -2। अपन तो फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे ना प्लस, इसलिए अब ये प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस गुणा हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो x² माइनस 2x माइनस 2 आपका क्या हो गया, बराबर 0। तो ही क्या हो गया, आपका समीकरण हो गया और यही आंसर है। क्या है, x² माइनस 2x, इसमें x² माइनस 2x माइनस 2 आपका समीकरण हो गया। तो इस फॉर्मूले को आप बेसिकली जरूर से ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक के जो एग्जाम्स के शिफ्ट आई थी अपने जो भी करे अपन ने, उनमें सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इससे पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, आज इस टाइप का क्वेश्चन नया देखने को मिला है। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न आसान है वैसे। ठीक है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 3πr²। इसमें ये वैल्यू रखनी है आर की और आपकी जो है कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 3 22/7 गुणा 14 गुणा 14, इससे ये कितनी बार, 2 बार, तो ये 14 दूना 28 और 22 66 कर लेते, 66 गुणा 28 कर लो, 8 उठी 8 छिंग 48, 4 8 छिंग 48 और 4 52, 2 6 दूनी 12, 2 1 12 13, ये बन गया 8, ये बन गया 4, ये बन गया 8 और ये बन गया 1। तो 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 1848 कहाँ है, ये आप ऑप्शन भी आपका आंसर हो गया। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये था कि फार्मूले जरूर याद होने चाहिए और सभी
स्टूडेंट्स या सभी साथी जो भी हैं अपने, तो फार्मूला ज़रूर से याद करके रखिएगा मेंसुरेशन के, जिससे आपको क्या क्वेश्चन देखते ही जल्दी से कर सके। नहीं तो क्या होता है, फार्मूला याद नहीं है तो फिर तो क्वेश्चन किसी भी हाल में नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है ना? बढ़े अगले प्रश्न की। उस समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। अब समषटभुज क्या होता है? समषटभुज होता है भाई साहब 1 2 3 4, रोको रोको 1 मिनट, इसकी 6 भुजाएं समान होगी वो समषटभुज होगा। ये हो गया आपका समषटभुज। ठीक है, 6 भुजाएं बराबर है, 6 भुजाएं जिनकी बराबर होगी समषटभुज होगा, यानी कि ए। अब मैं डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। हम पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? √3 a²/4। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब देखिए ये समबाहु त्रिभुज बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो समबाहु त्रिभुज है तो सबकी भुजा क्या है? ए है। तो हम भी क्या करते हैं, a², यही करते हैं समबाहु त्रिभुज में भी, ये है। तो इसी के बेस पे अपन क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको क्या करेंगे, अब 6 भुजाएं हैं तो 6 से गुणा कर देंगे। ऐसे मत करना कि बस सप्तभुज पूछ लिया, समसप्तभुज पूछ लिया 7 से गुणा कर दिया, समअष्टभुज पूछ लिया तो 8 से गुणा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें ही होता है, ये षटभुज में। ठीक है, तो √3 ए कितना दे रखा है आपको? 6 दे रखा है। 6 का स्क्वायर 36/4 गुणा 6। ये 4 से कितनी बार कट गया? 9 बार। 9 6 54, 54√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला है। फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करा, बस ये इसी वाले में 6 से मल्टीप्लाई करना, बाकी में कहीं मत कर देना कि भाई अष्टभुज दे दिया, समअष्टभुज में आपने जब 8 से गुणा करके और समबाहु त्रिभुज का लगा दिया, नहीं, क्योंकि उसमें चीज़ें अलग तरीके से होती है। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। जब वो क्वेश्चन आएगा तब उसका फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 1+sin A/1 - sin A, ये वाला क्वेश्चन आपके कल वाली, यानी कि कल जो हमने करा था उस शिफ्ट में भी आया था, जो आज हम कर रहे हैं उस शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन, यानी कि रिपीट हो गया, इसलिए हमने दोबारा से ले लिया। जैसे किसी साथी ने नहीं देखा या किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आज समझ लेगा वो। ठीक है, ये क्या है? 1+sin A/1 - sin A। कल हमने क्या किया था, रूट पूरे के ऊपर है, ये जो साइन है इसके अपोजिट वाले साइन से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना। ठीक है, और ये रूट लगेगा। ये ऊपर ऊपर से गुणा होगा तो क्या होएगा? ये गुणा ये, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1+sin A का स्क्वायर अपॉन, नीचे आपको दिया हुआ है 1 - sin A और 1+sin A। क्या होता है? A+B और A-B पढ़ा था, तो A का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, ये ऊपर वाला, ये पूरे के ऊपर रूट है ये आपके। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा? 1+sin A बन जाएगा। ठीक है, अपॉन 1 - sin स्क्वायर A क्या होता है? कॉस स्क्वायर A होता है। कॉस स्क्वायर A है, रूट लग रहा है तो हम रूट को डायरेक्ट यहीं हटा देते हैं, एक स्टेप कम कर देते हैं, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, इस कॉस A बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1+sin A अपॉन कॉस A बन गया है। 1/cos अलग लिख देंगे, प्लस साइन अपॉन A कॉस A बराबर लिख देंगे। 1/cos क्या होता है? सेक होता है, सेक A, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है, तो tan A। सेक A प्लस tan A आपका आंसर है। सेक A प्लस tan A कहाँ है? ये रखा, यही आपका आंसर रहेगा। कल भी हमने इस टाइप का यही क्वेश्चन किया था, इस टाइप का नहीं। कल भी हमारे ये शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था और आज भी आ गया था, इसलिए हमने रिपीट करा दिया है। एक क्वेश्चन रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कुछ कैंडिडेट जिनको नहीं आता है वो सीख लेंगे तो बहुत अच्छा पॉजिटिव फर्क हमारे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना ये वाला? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य के 64% के बराबर है। 4% की छूट देने के बाद प्राप्त प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो देखिए, अंकित मूल्य हम मान लेते हैं 100x, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 64% है तो 64x। ये क्या है? अंकित मूल्य, यह है क्रय मूल्य।
अब क्या करता है, 4% की छूट देता है। तो 4% की छूट, जो भी छूट दी जाएगी वो अंकित मूल्य पे दी जाएगी। तो 4% की छूट दे देता है, 96x बच गया। अब कोई वैल्यू आपने 64x में खरीदी और 66x में 96x में बेच दी, तो कितना बढ़ गया, 32 बढ़ गया अपॉन 64 से गुणा 100। बस ये पूछ रहा है, एक्स एक्स कट गया, 32 से 2 बार, 2 से 50 बार, तो कितना आ गया आपका, 50% आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई आपको भाई? जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोला गया वैसे वैसे हमने ये कर दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि x बराबर 3 है तो x प्लस 7x, x प्लस 5 और x प्लस 6 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? इसमें पहले आपके क्वेश्चंस में क्या डायरेक्ट वैल्यू दे देता था यहाँ पे, आज अब इसमें x दे दिया तो डायरेक्ट x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू 3 रखा था, 3 प्लस 7x, 7 3 21 और 3 24, कॉमा 5 और 3 8, कॉमा 9, और यहाँ x है या कुछ भी मान लो, x तो आपको यहाँ दे रखा था, आप कंफ्यूज हो जाओगे, x रहने दो, यहाँ पे a कर दो, ये चतुर्थ अनुपात है। तो क्या होता है, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर होता है, ये बताया हुआ है मैंने आपको, 9 8 72। तो a बराबर क्या आ गया, 72/24, 24 से कटेगा 3 बार, तो a वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब एक जो कैलकुलेशन है, ये काटना है या जो भी है, अपन जो टेबल फार्मूला या अपने जो स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, घन है, और आपके जो पहाड़े हैं, ये तो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन आप इनसे सही कर सकते हैं। इनको तो याद कर लीजिएगा, मैंने आपको फर्स्ट क्लास जब भी हुई थी मैं पहले भी आपको बताया था। ठीक है, तो जो स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, वर्गमूल है, घनमूल है और पहाड़े हैं, वो आप ज़रूर याद करिएगा। अब जैसे ये कैलकुलेशन में बहुत आसानी रही, चॉइस दिया, मेरे को याद था तो चॉइस दिया, 72 कर दिया। अब आप क्या करेंगे, 8 से कट करेंगे, फिर 3 से कट करेंगे, तो टाइम लग गया। टाइम नहीं देना है फालतू कुछ ही क्वेश्चन पे, अपना जितना हो सके उतना जल्दी अपना क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की ओर। सरल कीजिए, सरल करो भाई, सरल करना है। 2/3 प्लस 1/3, ये ब्रैकेट में है, गुणा 23 माइनस 13 प्लस 6। देखिए भाई, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 2 तो 2 प्लस 1, 3/3 यानी कि 1 हो गया। ये तो 1 गुणा 23 तो 23 ही हो गया। यहाँ तक इक्वेशन सॉल्व हो गई, माइनस 13 प्लस 6। अब क्या है, जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर है माइनस दे रखा है तो उसको फटाफट से माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, 13 + 19 कर दिया, 13 + 6 कर दिया, 19 आ गया, 23 में से 19 गया था, 4 बच गया। ऐसा नहीं होता, पहले प्लस प्लस वाली को ऐड कर दो, 29 माइनस 13 कितना बच गया, 16 बच गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये जो साइन है, इन साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, तो आपके क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। समझ में आ गई, 16 इसका आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। 6 वर्ष के बाद उनका अनुपात 8:7 होगा। यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था तो उनके विवाह आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ? इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला बेसिक तरीका देखिए, बेसिक तरीका है कि 7x था और एक 6x था। अगर 6 वर्ष बाद, तो इनमें दोनों में 6 वर्ष जोड़ दिया तो ये किसके बराबर हो जाते हैं, 8/7 के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 49x प्लस 7×42 बराबर दे दिया 8×48x प्लस 8×48। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया आपका, 6 आ गया। x बराबर 6 आ गया, तो वर्तमान आयु में रख दो और ये जो विवाह हुआ था उस समय की आयु में रख दो, तो डिफरेंस पता चल जाएगा। तो वर्तमान आयु क्या हो गई, इसमें रखो 7×42 हो गई और 1 की हो गई 36 हो गई। अब ये रख दो आप विवाह वाली में, 6×4 = 24 हो गई और ये 18 हो गई। इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही तो पूछा है उनसे कितने वर्ष पहले हुआ था, तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ से भी 18 हो गया, ऑब्वियसली बात है 18 ही होगा, एक में भी रख देते तो भी हो जाता, पर हमने दोनों में रख के आपको कर दिया। तो कितने वर्ष पहले हुआ था, 18 वर्ष पहले इनका विवाह हुआ था। यही आपका आंसर। ये तो हो गया थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। ठीक,
सेकंड मेथड में बताता हूँ, वो कुछ ही क्वेश्चंस में लगेगा, आपको क्वेश्चन पढ़ के ही आइडिया लगाना पड़ेगा कि वो मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा। हालांकि मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जो रेशियो है 7:6 है, ये 8:7 है। 7 और 8 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। 6 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो ये 1 बराबर किसके हो सकता है? 6 का हो सकता है। क्यों? क्योंकि 6 साल का तो डिफरेंस दे रखा है आपको। यहाँ अगर रेशियो अलग हो जाते तो आपको ये मेथड ही सबसे बेस्ट लगता। अभी क्या है, 1 का डिफरेंस, तो 1 बराबर 6, यहाँ भी देख लो आपका एक्स की वैल्यू 6 ही आई है। तो हम इतना कैलकुलेशन नहीं करते, तो इसको यहीं सॉल्व कर देते तो ज़्यादा बेस्ट रहता। 1 की वैल्यू 6 है, तो आगे की वैल्यू आप निकाल लेते। तो क्या करते, 7 और 4, 3 का डिफरेंस है। ये 6 और 3 का डिफरेंस है। 3 गुणा 6 करा तो डायरेक्ट 18 आपका आंसर आ जाता। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। लेकिन ये क्या, कुछ क्वेश्चंस में रहता है, जैसे अभी मान लो यहाँ 7:6 दे दिया और यहाँ 8:5 दे देता, 8:6 दे देता, तो फिर वो क्या है, वो चीज़ बैठती नहीं। तो ऐसा रहता है। अब इस टाइप की चीज़ें क्या है, आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में आएंगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है, तो मुझे क्या है, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया था कि इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करके हम 18 आंसर टिक कर सकते हैं। 10 सेकंड का क्वेश्चन था, यहाँ थोड़ा सा आपको टाइम लग गया। ठीक है, बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर। सक्सेना 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदता है, वह उन्हें 15 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता, लाभ हानि प्रतिशत क्या रहेगा? देखिए, 150 में खरीदा, 150 में कितने खरीदे इसने? दर्जन में 12 होते हैं। 150 में 12 खरीद लिया, 15 रुपये प्रति की दर से बेचता है, तो 15 गुणा 12 रेट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी बेचने की 180। अब कोई चीज़ 150 की थी, 180 में बिकी, कितने बढ़ी? 30 बढ़ी। कितने? 150 से गुणा 100, कितना? 5, 20% का क्या है, ये लाभ है ना, ज़्यादा हो रही है, 20% का लाभ हो जाएगा। बस इतना सही इस क्वेश्चन में आपको करना था। समझ में आ गया ना? 150 रुपये प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन में 12 होते हैं, और इसने प्रति दर्जन, प्रति आइटम की रेट के हिसाब से बेचा, तो ये हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि त्रिभुज ABC इस प्रकार त्रिभुज DEF के समरूप है कि 2AB बराबर DE है और BC बराबर 8 सेंटीमीटर। देखिए भाई, ये ABC दे रखा है, ये आपको DEF दे रखा है। ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि ये जो सर्वांग समरूप जो दे रखा हो ना, उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। जैसे A के सामने क्या है? D है, B के सामने E है, C के सामने F है, तो ADBECF। ठीक है, ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 2AB यानी कि 2AB को x मान ले, मतलब 2x, ये x के बराबर है। ठीक है, ये दिया हुआ है ना, ये अगर 8 दे रखा है, तो ये 2x का मतलब 8 है, तो x का मतलब क्या रह जाएगा? 4 रह जाएगा। कॉमन सी बात है, ये यही पूछ रहा है, EF ही पूछ रहा है आपसे, तो EF क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर। समझ में आ गया नहीं आया? इजी सा क्वेश्चन है, ये समरूपता वाले क्वेश्चन है जो कि आपकी शिफ्ट में आया था। बड़े अगले प्रश्न की ओर। 30 रुपये प्रति मीटर की दर से एक आयताकार भूखंड के चारों ओर फेंसिंग होती है, बाढ़, जो बाढ़ होती है अपने खेत के चारों ओर लगाते हैं अपन, लगाने की लागत ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है और एक भुजा 20 मीटर दे रखी है। आयत है, तो आयत की A गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई, 100 दे रखा है आपको, लंबाई जिसकी आपको 20 दे रखी है, चौड़ाई निकाल लेते हैं यहाँ से, चौड़ाई आ गई आपकी 5। अब क्या बोल रहा है, आयत है, इसके चारों ओर लगेगी, तो चारों ओर लगेगी, तो ये क्या होगा, इसका परिमाप होगा। तो परिमाप क्या होता है? 2 गुणा A प्लस B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा 20, तो आपको लंबाई दे रखी है 5 ही है, 25 यानी कि 50। तो 50 मीटर की जगह में लगेगी। 1 मीटर की रेट आपको क्या दे रखी है? 30 रुपये दे रखी है, तो 50 मीटर की क्या हो जाएगी? 50 गुणा 30, 5 थी 15, 1500 रुपये आपका अमाउंट, यानी कि पैसा लगेगा इसको बाढ़ को लगाने में। समझ में आ गया? इजी सा क्वेश्चन था, बस समझने का खेल है जो भी है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर लगे ट्रैफिक लाइट क्रम से 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती है। सभी 8:30 बजे प्रातः यानी सुबह बजे एक साथ लाल हुई, तो कितने समय बाद लाल हुई? देखिए भाई,
30 सेकंड में, 45 सेकंड में, 60 सेकंड, इन सब का अपन एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लेंगे तो उतनी देर बाद में वापस से ये लाइट है जो लाल होगी एक साथ, तो 80, सॉरी 180। कैसे पता चला? इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है और इसका भी जा रहा है। और एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूं। 30 है, 30 को क्या लिख सकते हैं हम? 15 गुणा 2 लिख सकते हैं, इसको 15 गुणा 3 लिख सकते हैं, इसको 15 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो 15 तो कॉमन है, 2 गुणा 3 गुणा 4 ले लिया, 15 दूना 30, 30 दिया 90, चौका 360 हो गया। लेकिन उससे कम में ही जा रहा है, क्यों? 4 हमने क्यों, सॉरी 4 यहाँ नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि एक सेकंड में बता दूं आपको, 4 क्या, सॉरी 2 नहीं लेंगे, क्योंकि 4 के अंदर ऑलरेडी 2 इंक्लूड है, तो यहाँ पे हमने ओनली 4 ही लेना है, ठीक है। तो 15 चौक 60 दिया 80, 180 हो गया, ठीक है। क्योंकि 4 में 2 इंक्लूड था ना, इसलिए वो मेरा ध्यान नहीं गया था, 4 में 2 इंक्लूड था, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को लेते हैं एलसीएम के लिए। तो 180 हो गया, 180 यानी मिनट कितनी हो गई? 3 मिनट हो गई। तो 3 मिनट बाद में वापस से एक साथ वापस जलेगी, तो 8:30 पे जली थी सुबह, तो 8:33 AM आपको आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। 320 मीटर और 380 मीटर लंबी 2 एक्सप्रेस रेलगाड़ी एक ही समय पर अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई। इनकी चाल क्रम से 84 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज चाल चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय पार करेगी? देखिए भाई, एक ये रेलगाड़ी है जो तेज चल रही है और ये धीरे चल रही है, एक ही दिशा में जा रही है। तो आपको क्या करना होता है कि जो ये दूरी होती है, यानी सापेक्ष चाल में आपकी जो दूरी है, जो लंबाई है, मतलब इस लंबाई को तो ऐड कर दें, तो 320 प्लस 380। अगर ट्रेन एक दिशा में जा रही है तो आपकी जो चाल है उसको तो करेंगे हम माइनस, ठीक है, जैसे कि 84 माइनस 42, तो बच गया 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर ये अपोजिट दिशा में जा रही है तो इनकी जो चाल है इसको करेंगे प्लस। समझ में आ गई? ये होती है सापेक्ष चाल का, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गई, 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपसे सेकंड में पूछा है। तो 42 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड में 5/18 लिखते हैं, तो ये 7 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, यानी कि 35/3 आपका ये जो है चाल मीटर प्रति सेकंड चलेगा। तो 700 हो जाएगा ये, ठीक है, 700 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 35/3, 35/3, यहाँ से 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 ऊपर कर दें, ठीक है, गुणा 3, तो 35 से कितनी बार कट गया? 20 बार, तो 60 सेकंड में इसको ये पार कर लेगी। 35/3 का भाग क्यों दिया? क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है, 700 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा उसको? 60 सेकंड लगेंगे, यानी कि 1 मिनट लगेगा, ठीक है। ये आपका इसका आंसर क्या हो गया? 60 सेकंड आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको? ये जो दूरी दे रखी है या लंबाई दे रखी है उसको तो जोड़ेंगे दोनों कंडीशंस में। भाई अपोजिट जा रहा है, यानी कि विपरीत जा रहा है अगर ट्रेन या बस कोई भी चीज़, तो उसको जो दूरी है या उसकी जो चाल है उसको तो कर देंगे माइनस, अगर वो एक दिशा में जा रहा है तो। और अपोजिट जा रहा है तो उसकी चाल को जोड़ देंगे, और जो दूरी है या लंबाई है उन दोनों को तो जोड़ना ही जोड़ना है सापेक्ष चाल के अंदर। समझ में आ गया ना? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला भी रेलगाड़ी का ही दे रखा है आपको। 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर क्रमशः एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलते। अब इसमें क्या है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, यानी कि एक दूसरे की ओर जा रहा है, ठीक है। जिस समय वह एक दूसरे से मिलती हैं उस समय एक तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक चल लेती है। तो दोनों स्टेशनों के बीच दूरी क्या होगी? अब देखिए भाई, आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन आंसर जो है इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा। देखिए क्या बोला है, 60 किलोमीटर 20 किलोमीटर, डिफरेंस कितने का है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे का है। यहाँ पे बोला है कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली से 60 किलोमीटर ज़्यादा चलती है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो ज़्यादा चलती है, तो 60 किलोमीटर चलने में कितना देर लगेगी उसको? 60/20, यानी कि 3 घंटा एक्स्ट्रा लगी, 3 घंटा एक्स्ट्रा लगी। अब क्या बोल रहा है
कि दोनों स्टेशनों के बीच दूरी क्या है। तो 1 घंटे में 60 चलती है, ये 40 चलती है, ये इधर से 60 चल रही है, इधर से 40 चल रही है। तो 60 + 40 यानी कि 1 घंटे में कितने चल रहे हैं ये दोनों मिलके? 100 किलोमीटर चल रहे हैं, क्योंकि विपरीत चल रहे हैं ना, तो विपरीत तो जुड़ेगी। ठीक है, तो 100 किलोमीटर चल रहे हैं 1 घंटे में, तो 3 घंटे में कितना चलेंगे? 300 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, और आपके स्टेशनों के बीच की दूरी तो बोल रहे हैं 300, आपका आंसर हो गया। बस ये इतनी बड़ी लैंग्वेज दे रखी है, ये कोई काम की नहीं, मेन मेन पॉइंट अपने ध्यान रखने हैं और आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, क्या आ गया आपका? 300 किलोमीटर की दूरी आपकी समझ में आ गया। तो फिर ये आज की क्लास यहीं आज की कंप्लीट होती है अपनी। फिर कल मिलते हैं नए टेस्ट के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट आए या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि भाई ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या कोई गलती है, जैसे क्या है कि जल्दी लिखने में भी गलती हो जाती है कि भाई अभी 5 लिखना है, जल्दी से हमने 6 लिख दिया। तो वो चीज़ थोड़ा सा है ना, ध्यान करके आप या तो कमेंट में बता दें या थोड़ा सा उसको देख लें। वैसे तो नहीं होती है, पर कभी कभी क्या होता है, जल्दी में लिख दिया हमने, कोई भी टीचर है किसी से भी हो जाती है, लिख दिया और वो ध्यान नहीं रहा, आगे चल दिया। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अपने अन्य साथियों के साथ में भी शेयर करिएगा क्लासेस को, जिससे उनको भी ये क्लासेस का फ़ायदा मिल सके। हम एग्ज़ाम तक जितने भी हो सकेंगे उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम। ठीक, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।